दूध के अंदर चीनी, चायपत्ती डालेंगे और उसे हीट करेंगे तो चाय बन जाएगी। अब ये चाय बनी कैसे? तो बेसिकली इसके अंदर होता है केमिकल रिएक्शन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज संगम सिंह राजपूत। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर। जब हम बीमार पड़ते हैं तब हम दवाई लेते हैं। अब ये दवाई हमारे बॉडी के अंदर मैजिक का काम करता है और हम ठीक हो जाते हैं, बट एक्चुअल में ये कोई मैजिक नहीं है। ये हमारी बॉडी के अंदर कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को लेते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बना लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस लेते हैं, इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हमें समझ में आ गया क्या है। जैसे फोटोसिंथेसिस, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, तो ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। आगे चलते हैं, हम तो सबसे पहले जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम इजी तरीके में कैसे लिखें? इस केमिकल रिएक्शन को मान लो ये केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ पहला कि हाइड्रोजन को मतलब H2 को हमने O2 के साथ मिलाया तो H2 बन गया, मतलब पानी बन गया। तो इसी केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे बोलेंगे कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो H2 यानी वाटर बन गया। बट इसी चीज़ को ईजिएस्ट वे में, ईजियर तरीके में लिखने के लिए सिंबल की फॉर्म में लिख दिया हमने, जो ईजिएस्ट पड़ जाए, जो बड़ा ना लिखना पड़े। इसी चीज़ को ईजियर बनाने के लिए हम इसका नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन, जिसको हम सिंबल की फॉर्म में लिख देते हैं। हाइड्रोजन को H2 लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया एंड वाटर को H2O लिख दिया। अब कुछ बच्चों के सवाल आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं कि भैया ये G क्या होता है इस एलिमेंट के बाद, ये L क्या होता है? तो अब मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ये क्या होती है? इस एलिमेंट की स्टेट होती है। ये एलिमेंट किस फॉर्म में प्रेजेंट है उसकी स्टेट होती है। तो मैटर के हमारे तीन स्टेट होते हैं। ठीक है, मैटर हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड एंड तीसरा होता है गैस। अब यही चीज़ एलिमेंट की इसी चीज़ को बताता है कि ये हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है एंड H2O लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, जो पानी होता है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। यही बताते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। S का मतलब होता है सॉलिड, L का मतलब लिक्विड, G का मतलब गैस। अब इसके बाद हमारे दिमाग में आता है कि हमने इस किताब में पढ़ा है कि एक लॉ भी यूज़ हो रहा होता है इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर में, जिस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ना ही आप मास को बना सकते हो ना ही मास को तोड़ सकते हो, मतलब द मास कैन नदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले कि हमने एक रिएक्शन उठाई, मतलब एक एग्जांपल लिया कि हमने जब Mg को O2 के साथ मिलाया तो हमारा MgO बन गया, मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब हमने देखा कि इस रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस अंडरगो कर रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस, इस रिएक्शन को देखेंगे बेसिकली हम कि इस रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस अंडरगो कर रहे हैं वो दो सब्सटेंस है, जैसे Mg एंड O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। उस चीज़ को, उस जो सब्सटेंस से अंडरगो कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बना रहे हैं, ये हमारा नया सब्सटेंस बना, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब जो सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जो भी एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसे हम बोल रहे होंगे रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में होगा उसको हम बोल रहे होंगे प्रोडक्ट। गॉट इट? अब हम आते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है रिएक्शन को बैलेंस करना, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्शन होने से पहले थे उतने ही नंबर ऑफ एटम रिएक्शन होने के बाद होने चाहिए। अब ये ऐसा क्यों है कि नंबर ऑफ एटम पहले जितने थे उतने ही होने चाहिए? तो इससे थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि एक लॉ पढ़ा था, जिस लॉ ने ये बताया था, जिसको हम बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता था कि मास कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही तोड़ सकते हैं। इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब इसका सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं हम एक से दूसरी जगह पे। तो उसी रूल को, उसी लॉ को फॉलो करते हुए हमें ये पढ़ना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने H2 को O2 के साथ मिलाया और क्या बन गया? पानी बन गया, मतलब वाटर बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो क्या बन गया? पानी बन गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट हैंड साइड वालों को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम है हाइड्रोजन के। तो देखिए यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम हो गए? रिएक्टेंट साइड में 2। और ऑक्सीजन के कितने हो गए? ऑक्सीजन के भी कितने नंबर ऑफ एटम हो गए? 2। तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन के भी 2 नंबर ऑफ एटम हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 नंबर ऑफ एटम हो गए। अब हम आएंगे प्रोडक्ट साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में। यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने? 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो हमें ये देखने को मिल गया कि भाई साहब ये
मतलब हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस है, मतलब हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2, मतलब हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। बट ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट में तो 2 है बट प्रोडक्ट में सिर्फ 1 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 1 है, 1 को 2 बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2। अब ये जो हमने मल्टीप्लाई किया वो हम लिख देंगे यहाँ पे। जब हमने देखा कि जैसे हम प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑटोमेटिक ही हाइड्रोजन से ही मल्टीप्लाई होता है, और ये 2 और 2 कितने बन जाते हैं, 4। मतलब ऑटोमेटिक हाइड्रोजन कितने बन गए, यहाँ पे 4 बन गए ऑटोमेटिक। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया ऑटोमेटिक कितने बन गए, 4 बन गए। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे 2 ही हैं पर हाइड्रोजन 4 हो गए। तो अब हम रिएक्टेंट साइड में हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं, तो बैलेंस नहीं हुआ। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम अगर इस तरफ भी रिएक्शन हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी 4 हो जाता है। तो अब ये देखिए अभी हमारी रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। जब हम यहाँ पे 2 कर देंगे तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए। तो रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस। तो अब इस बैलेंस इक्वेशन को हम लिख देते हैं कि 2H2 प्लस O2 गिव अस 2H2। ये हमारी क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा क्लियर। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जब भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे सुपर डुपर हिट एंड ईजिएस्ट वे में हमें समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आगे चलते हैं हम। तो मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन है जो तुम्हें करना है होमवर्क में। ये 3 क्वेश्चन करने के बाद और भी क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा मैं। अब जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आते हैं, जैसे स्टेट में चेंज आता है, कलर में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है एंड इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होती है। तो अब इतने सारे चेंज कैसे आए, तो ये हमें कैसे पता लगा कि यार इतनी केमिकल रिएक्शन करने के बाद इतने सारे चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो इसको याद करने के लिए मैंने तुम्हें सबसे पहले वीडियो की सबसे शुरुआत में बताया था चाय बनाना। चाय बनाना मैंने तुम्हें सिखाया था, तो उस चाय बनाने के कॉन्सेप्ट से ही हम चेंजेस को खत्म करेंगे। तो चाय बनाने में तुम्हें ये बताया था कि हमें चाय बनाने के लिए दूध की जरूरत पड़ती है, चीनी की जरूरत पड़ती है, चाय पत्ती की जरूरत पड़ती है और उसकी थोड़ी हीट की जरूरत पड़ती है। तो हमने देखा था कि जब हमने चीनी ली थी उसकी स्टेट क्या थी, जो चीनी लिया था हमने वो किस स्टेट में था, वो सॉलिड की फॉर्म में था, वो सॉलिड स्टेट में था। बट जब वो चाय बन गई, जब केमिकल रिएक्शन हो गई तो चाय बन गई, तो यही चीनी किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया था। तो यही हमने पढ़ा था चाय बनाने में, यही सीखा था कि किसमें चेंज हुआ, स्टेट में चेंज होगा। स्टेट 3 टाइप के स्टेट बताया था मैंने आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड में चीनी कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो दूध का कलर होता है वो व्हाइट होता है, दूध का कलर क्या होता है, व्हाइट था। बट जब हमने उसके अंदर चाय पत्ती डाली, जब उसके अंदर हमने उसकी केमिकल रिएक्शन करवाई, तो यही व्हाइट कलर किसमें चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो गया, जो टी का कलर ब्राउन कलर के टाइप का ही होता है। फिर हमने ये देखा कि पहले मतलब जब हमने रिएक्शन नहीं करवाई थी तो इसी का कलर कैसा था, इसी का मतलब कलर तो चेंज हो गया, इसका टेम्परेचर कैसा था, नॉर्मल था। टेम्परेचर क्या था, जब हमने रिएक्शन करवाई थी तो टेम्परेचर था नॉर्मल। बट जब हमने उसे थोड़ा हीट लिया तो उसका कुछ टेम्परेचर भी चेंज हो गया, बट उस टाइम हमारा टेम्परेचर चेंज हो गया था। क्या हो गया था, टेम्परेचर चेंज हो गया था। और इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का क्या कॉन्सेप्ट है, हमने देखा था जब हम चाय बना रहे थे तो चाय बनाने से पहले कुछ भी कोई भी गैस कुछ नहीं निकल रही थी, कोई पेपर वगैरह कुछ नहीं निकल रहा था। बट जब हमने चाय बनाने लगी तो गैसेस बाहर आने लगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस बाहर, वेपर बाहर आने लगे, तो वो भी इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होने लग गया। तो यही कुछ चेंजेस थे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे पास, ये 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन चारों रिएक्शन को मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि हमारे पास 4 लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी एंड एक का नाम है डी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से आपको पता लग रहा होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन, मतलब 2 लोगों का मिलना। मतलब 2 रिएक्टेंट मिलके, मान लो 2 रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट का नाम है ए, एक का नाम है बी, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना ले। मतलब 2 लोग हैं, अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, वो एक ही कमरे में रहने लग जाए, तो इसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 2 लोगों का मिल जाना और एक ही साथ रह जाना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराना, मतलब कंबाइन होना, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसका एग्जांपल है Mg + O2 गिव अस MgO। मतलब 2 लोग थे, एक Mg रिएक्टेंट में था और एक ऑक्सीजन था, ये दोनों मिलके क्या बन गया, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देन हम आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, 2 लोग साथ में रह रहे होते हैं,
इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो दोनों बिछड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, जो दोनों टूट जाते हैं अलग अलग हिस्सों में, जिसको हम ए और बी बोल देते हैं। मतलब डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। मतलब ये दो मतलब एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट के अंदर टूट चुके हैं, तो डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है टूटना। तो इसका कुछ एग्जांपल ऐसे CaCO3 गिव अस CO + CO2। अब इन्हें तोड़ता कौन है, मतलब ऐसा क्या डलता है इनके ऊपर इस रिएक्शन के अंदर। जैसा हमने देखा था ना कि किसी चाय को बनाने के लिए हम क्या क्या डालते थे, दूध डालते थे, चीनी डालते थे, चाय पत्ती डालते थे, वैसे इस AB के अंदर हम ऐसा क्या डाल देते हैं कि ये A + B में टूट जाता है। तो इस चीज़ के अंदर हम 3 चीज़ डाल देते हैं, मतलब तीन मेथड होते हैं इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। वो 3 कौन कौन से हैं? पहले का नाम है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरे का नाम है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम दे दिया हमने दूसरे का? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक का मतलब होता है सनलाइट की रोशनी से, थर्मल का मतलब होता है उसे हमने कुछ हीट दिया, AB को हमने ऐसा हीट दिया, ऐसा जलाया इन्हें कि ये 2 पार्ट्स में टूट गई। इसे हमने इन AB 2 लोग थे, एक साथ रहते, इनको बीच में किसी कोई आया, इन दोनों के बीच में इन दोनों को जला दिया एक दूसरे के खिलाफ और ये भड़क गए, तो अलग अलग हो गए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं। देन थर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। कौन सा आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट। देन हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है, मान लो ABC ये 3 लोग थे, पहले AB साथ में रह रहे थे। मान लिया मैंने कि ABC 3 लोग थे, पहले AB साथ में रह रहे थे, एक ही साथ में रह रहे थे, और C थोड़ा अलग था, मतलब इनके ग्रुप का ही था पर वो थोड़ा अलग था। बट थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, C ने अपनी ताकत से अपनी पूरी ताकत झोंक दी और B को A से अलग कर दिया और A के साथ रहने लग गया, AC बन गए और B को अपने से अलग कर दिया। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका एग्जांपल है Fe। क्या था? ताकतवर का मतलब क्या कहना चाहता है इस रिएक्शन के अंदर? ताकतवर का मतलब होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में, तो उसमें ये है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को हटा के अपनी जगह ले लेता है। जैसे इसमें आयरन था, आयरन की ज़्यादा रिएक्टिविटी थी, तो इसने बेरियम को हटा के SO4 के साथ रहने लग गया और BA को साइड में रख दिया। देन हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? इन्हीं 4 लोगों के बीच में रिएक्शन हो रही होती है। ABCD ये 4 लोग हैं, इनके बीच में रिएक्शन कैसे हो रही है? मान लो हमारे पास AB एक साथ रहते थे, ठीक है, और CD एक साथ रहते हैं। मतलब ये चारों एक ही ग्रुप के हैं, पर ये अलग अलग कमरे में रहते थे। एक कमरे में AB रहता था, एक कमरे में CD रहता था, ठीक है। अब क्या हुआ, A का मन किया कि मैं C के साथ रहना चालू कर दूं और B का मन किया कि मैं D के साथ रहना चालू कर दूं। तो इन चारों ने आपस में इंटर कन्वर्जन कर लिया और एक साथ रहने लगे। A वाला पहले B के साथ ना रह के C के साथ रहने लग गया और B वाला A के साथ ना रह के D के साथ रहने लग गया, तो ये BD बन गए। इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो इस रिएक्शन का एग्जांपल है, Na2SO4 को जब आप BaCl2 के साथ मिलाओगे तो ये BaSO4 + NaCl बन जाएगा। गॉट इट और नॉट? ठीक है, यही सारी रिएक्शन में पढ़नी है। आगे और भी कुछ रिएक्शन है जिसको मैं आपको आगे कराने वाला। अब हम कुछ और रिएक्शन सीखने वाले हैं। अब इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कॉपर के अंदर ऑक्सीजन मिला दिया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और देन आता है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन ठीक इसका ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है। उसमें क्या होता था? ऑक्सीजन का गेन होता था। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। मतलब ठीक रिवर्स प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का, दैट इज रिडक्शन। इसका एग्जाम्पल है, देखो इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन का लॉस होता है, तो यहाँ पे CuO था बट यहाँ पे सिर्फ Cu बचा, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो गई? रिडक्शन रिएक्शन। देन आता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, और ये होता है क्या रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में हो रही होती है। मतलब ऐसी रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ में हो रही होती हैं। देन आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम आते हैं दोबारा चाय बनाने वाले कॉन्सेप्ट पे।
हमने चाय बनाना सीखा था, तो हमने चाय बनाने में ये देखा था कि जब चाय बन जाती है तो वेपर बाहर निकलते, गैस बाहर निकलती है, तो हीट का रिलीज होना, बाहर हीट का रिलीज होना ही क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हमने चाय बनाई, जो जब चाय को हमने ढका नहीं है, चाय को हमने सिर्फ ढका नहीं है, मतलब जो हमारी चाय और जिसके अंदर, जिस कंटेनर के अंदर चाय बनाया, जिस कंटेनर के अंदर, उसको हमने ढका नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, हीट रिलीज होगा। तो कैसी रिएक्शन है, इट इज द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। ये ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है, मतलब बाहर निकल रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो मैं आपको नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फिर आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन है, इट इज द रिएक्शन इन विच क्या होता है, इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रहा होता है, हीट इज, मतलब हमने पहले मान लो जो कंटेनर लिया, तो कंटेनर को हमने ढका नहीं है तो हीट बाहर आ रही होगी। जब हम कंटेनर को ढक देंगे तो उसके वेपर किस पे इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे हमने ढका है उसके ऊपर, तो हीट क्या हो रहा होगा उस टाइम, एब्जॉर्ब हो रहा होगा। तो इसी को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोऑर्डिनेट एंड डेंसिटी इस ईयर के सिलेबस में डिलीटेड है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर का होता है दी एंड। और मुझे पूरी उम्मीद है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कॉन्सेप्ट आपको होंगे क्रिस्टल क्लियर। सो जिसके कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर, तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।